तीनों बिलों को, जैसे कि मैंने पहले बताया, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। आगे हम बहुत विस्तार से बताएंगे। सेडिशन चला गया है, लेकिन आप ये मत समझिए कि एकदम अब ऐसा कुछ और नहीं है, कुछ और भी प्रस्तावित है। पहले ही जानते हैं कि जो बदलाव की तैयारी सरकार कर रही है वो बदलाव क्या है। अब 1860 के आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड को बदला जाएगा और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता होगी। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी। भारतीय साक्ष्य कानून यानी कि एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेगी। सशस्त्र विद्रोह, देश को तोड़ना, अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होना, भारत की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाने जैसे अपराध प्रस्तावित नए कानून में जोड़े गए हैं। यानी कि जो काम जो हमने आपको पहले बताया था कि जो राजद्रोह कानून था जिसको खत्म किया गया है, उसकी जगह अब सेक्शन 150 आया, ये उसकी जगह लेगा, जिसमें यह बोला गया है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराधों को शामिल किया गया है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में सजा को प्राथमिकता दी गई। पहली बार छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के दंड का भी प्रावधान है। यानी कि अगर कोई बहुत छोटा मोटी चोरी करते पकड़ा गया है या पेटी ऑफेंस है तो उसमें उसको ये बोला जाएगा कि जाओ कुछ अच्छा काम करो समाज के लिए। इस तरीके का प्रावधान प्रस्तावित है। चेन स्नैचिंग जैसे कम गंभीर अपराध में सजा का प्रावधान भी किया गया। लेकिन देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो मैंने अभी आपको बताया, सेडिशन, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है। आपने राजद्रोह, जिसको देशद्रोह बोल करके ये कानून लगाया जाता था, आपने वो कानून तो हटाने का प्रावधान रखा है क्योंकि वो अंग्रेज लाए थे। वो था कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वो अपनी सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे थे अंग्रेज। लेकिन अब वो कानून हटा करके वाकई एक देशद्रोह, उस शब्द में नहीं बोला गया है, लेकिन जो प्रावधान है जिस तरीके के, मैं एक बार फिर से पढ़ दूं, वो क्या बताता है। सशस्त्र विद्रोह, देश को तोड़ना, अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होना, भारत की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाना, ये सारे अब सेक्शन 150 के तहत आ जाएंगे। यानी कि कानून हटा है लेकिन उसकी जगह भी एक कानून ने ले लिया, ऐसा प्रस्तावित किया गया। इस पर भी एक बहस हो सकता है, विस्तार से होगी जब ये हाउस कमेटी में जाएगा, जब सांसद इसके बारे में बात करें। अब एक नजर डालते हैं कि इन बदलावों का क्या असर हो। गैंग रेप में 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा, नाबालिग से बलात्कार पर मौत तक की सजा, शादी या नौकरी का झांसा देकर रेप के मामले में अलग से सजा का प्रावधान, मॉब लिंचिंग केस में 7 साल से उम्र कैद तक की सजा। यानी कि लिंचिंग को कानून के तहत, एक कानून के तहत जो कि एक बहुत समय से एक मांग की जा रही थी, अगर कोई लिंच करता है, लिंच मॉब करता है, यानी कि कुछ लोग भीड़ इकट्ठा होकर के किसी को दबोच के मार डालते हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको सजाए मौत या 302 के तहत नहीं, अलग से लिंचिंग का एक कानून बनेगा जिसमें 7 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अभी तक इसमें, जैसे कि हमने आपको बताया, अलग से प्रावधान नहीं था। ये दफा 302 के तहत ही मामला चलता, वो अलग से धारा जुड़ी, महत्वपूर्ण। आइए सुनते हैं गृह मंत्री का इस पर क्या कहना। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। अब बदलाव की जो तैयारी की जा रही है उसमें न्याय प्रक्रिया को भी ज्यादा आसान और समय सीमा में बांधने की बात कही गई। होगा या नहीं, इस पर टिप्पणी अभी नहीं की जा सकती क्योंकि ये सब कुछ नया नया है हर किसी के लिए।
इसी वजह से इसको स्टडी के लिए भेज दिया गया। अब इस पे सांसद लोग बैठेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे निकलेंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है, हमको लगा पहले कोई मत बनाने से पहले जो जानकारी आई है आप लोग वो बहुत सटीक तरीके से जान। तो ये बात कही गई है कि इससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी, सरलीकरण हो जाएगा। अभी तक कई ऐसे मामले हैं जो सालों से लंबित हैं, कई में तो सुनवाई शुरू होने के लिए कई साल का वक्त लग जाता है। लेकिन 0 FIR पहले से अब इसमें नागरिकों को यह अधिकार मिल सकता है कि वो कहीं भी किसी भी थाने में जाकर FIR दर्ज करा सकते हैं। पहले हम आपको बता दें कि 0 FIR क्या होती है। 0 FIR का मतलब यह हुआ कि एक जुर्म यहां हुआ, लेकिन इस थाना क्षेत्र में FIR ना करा के, फर्ज कीजिए मैं लखनऊ चला गया तो मैंने लखनऊ में एक FIR करवाई, तो वो 0 FIR हो गई, क्योंकि लखनऊ का तो मामला नहीं हो, तो यहां का मामला है, तो उसको 0 FIR कहा जाता था। फिर उसको नियमित किया जाता था, वो यहां ट्रांसफर होगा केस। तो अब इसके हिसाब से ये प्रावधान है कि ये फर्क नहीं पड़ेगा कि क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। मामला अगर यहां हुआ है तो उसकी FIR कहीं भी रजिस्टर हो सकती है। 0 FIR का कॉन्सेप्ट खत्म करने की बात कही गई। जिस थाने का मामला है वहां 0 FIR 15 दिन के अंदर अंदर आपको भेजनी होगी। FIR से लेकर कोर्ट के फैसले तक की पूरी प्रक्रिया के डिजिटाइजेशन की बात की गई। डिजिटल युग है, डिजिटाइजेशन की बात। चार्जशीट 90 दिन में दाखिल करनी होगी। कोर्ट अगर चाहे तो इसे 90 दिन और बढ़ा सकता है, लेकिन 180 दिन से ज्यादा का समय नहीं लिया जा सकता। उससे ज्यादा आप समय नहीं लेते, वो एक समय सीमा हो जाएगी, ऐसा प्रावधान इस कानून में। चार्जशीट मिलने से 60 दिन के अंदर आरोप तय करने की बात इसमें बताई गई। सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य कर दिया जाएगा, यानी कि यह ना हो कि तारीख पे तारीख पे तारीख, जो फिल्मी डायलॉग थे उस तरीके की स्थिति ना हो। ऐसा मैं फिर कह रहा हूं, प्रस्तावित है। होगा या नहीं हमें नहीं मालूम, अभी इस पर आगे बहस हो। जरूरी होने पर इसे 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। क्या चीज? सुनवाई पूरी होने के लिए 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य हो सकता है, इसको 60 दिन तक बढ़ाया। फैसला सुनाए जाने के 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराने की बात है इसमें। अब समरी ट्रायल को 3 साल की सजा में अनिवार्य किया जाएगा। पहले यह 2 साल तक की सजा में अनिवार्य था। इससे सेशंस कोर्ट में केस की संख्या में 40% तक की कमी आएगी। देखिए होता क्या है कि जो निचली अदालतें हैं ना, उन पर बहुत ज्यादा बर्डन, पेंडेंसी ऑफ केसेस, जुडिशरी में, अदालती कार्रवाई में केस पे केस बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो कोई केस 30 साल पुराना है, कोई 20 साल पुराना है, वो चलता ही जा रहा है। तो ये जो प्रावधान है कानून में, ये इस तरीके से लाया गया है, एक आमूलचूल परिवर्तन इस तरीके से करना चाहते हैं कि वो केस का बर्डन कम। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन इसका असर जमीन पर क्या होगा, उस पर बहस, और कैसे इसको और ठोक ठठाके और अच्छा बनाया जाए, उस पर बहस अभी भी संसद में, हाउस पैनल में होनी बाकी है। समरी ट्रायल का मतलब क्या होता है वो आपको बता दें, क्योंकि ये सब कानूनी बात है ना, हो सकता है ऊपर से उड़ जाए। समरी ट्रायल का मतलब होता है कि कम गंभीर अपराधों में तेजी से मामले की सुनवाई कर सुना दी जाए, और उसमें अधिकतम सजा 3 साल तक की हो सकती है। इसमें सबसे खास बात यह है इस प्रस्तावित कानून में कि इस तरह के मामले में कुछ अपवादों को छोड़कर आप सेशंस कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से सेशंस कोर्ट में केस कम हो जाएंगे, यानी कि कोर्ट में भीड़ कम हो जाएगी। ऐसा मैं फिर कहता हूं, प्रस्तावित। अब आइए सुनते हैं कुछ बयान, इस पर अलग अलग लोग, ये जो प्रस्ताव रखा गया है इसको किस तरीके से देखते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है। रविशंकर प्रसाद सीनियर एडवोकेट हैं और सांसद हैं बीजेपी के, विवेक तंखा सीनियर एडवोकेट हैं और सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। दोनों क्या कहते हैं आइए आपको सुना। ये तीनों बिल ऐतिहासिक है। भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया को मजबूत करे, टेक्नोलॉजी का समावेश करने और कोर्ट में जल्दी निष्पादन के लिए इन प्रावधानों का इनकी बहुत आवश्यकता थी। और बहुत सारे प्रावधान तो औपनिवेशिक काल के हैं,
तो आज माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन, माननीय गृह मंत्री का अभिनंदन कि जो लॉन्ग ओवरड्यू कि लोग भागे हुए ट्रायल नहीं हो रहा है। एसपी साहब डीजीपी हो गए, गवाही नहीं देने आ रहे हैं। थाने गटर मोटरसाइकिल और गाड़ियों से पड़े हुए हैं, अब उसको वीडियो कर लो। और जो महिलाओं के लिए आतंकवाद को एक अलग प्रकार से जो समूह एक्शन के बारे में, मॉब लिंचिंग के बारे में, तो बहुत अधिक इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अभिनंदन गृह मंत्री जी का। जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है कि जो आतंकवादी और भगोड़े भाग जाया करते थे, तो मैं एक वकील के रूप में जानता हूं कि ट्रायल सेपरेट कर दिया जाता था। और आज जिस प्रकार से कहा कि आपका ट्रायल सेपरेट भी हो, ट्रायल होगा, आप भागे रहिए, आपकी अनुपस्थिति में होगा और सजा मिलेगी। तो देश से भागे हुए आतंकवादियों को कानून के दायरे में लाने के लिए बहुत ही बड़ा मील का पत्थर है। सर, जो कानूनी प्रक्रिया से जितने लोग जुड़े हुए हैं या जो एजेंसियां हैं, सबकी जवाबदेही तय हो सके। बिल्कुल, इसलिए तो स्टैंडिंग कमेटी जा रहा है, बार काउंसिल देखेगी, लॉ कमीशन देखेगा और कोई सुझाव आएगा। लेकिन ये बहुत अधिक जरूरी था जो मैंने बताया। तो देश के क्रिमिनल ट्रायल में, प्रोसिक्यूशन में, अपराधियों को पकड़ने में, महिलाओं की सुरक्षा में, आतंकवादियों को नकेल कसने में ये कानून बहुत। मुझे भी आश्चर्य लगा जब एकदम से बताया गया कि 12 बजे 12:30 बजे एक न्यू एजेंडा आ रहा है लोकसभा में, और उसमें ये 3 लॉज जो टाइम टेस्टेड लॉज हैं, 150 साल कम से कम पुराने लॉज हैं। मकौले का आईपीसी जो मतलब उसमें फॉल्ट निकालना भी डिफिकल्ट था इन 150 साल में, और सीआरपीसी जिसमें समय समय पे अमेंडमेंट्स भी बहुत हुए हैं, और एविडेंस एक्ट, आई थिंक इंडिया का एविडेंस एक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एविडेंस एक्ट आई हैव रेड सीन इन द वर्ल्ड। एंड मे बी हो सकता है कि कॉलोनियल टाइम की बातें हैं, ये ब्रिटिश टाइम्स में चीजें बनी थी, बट ये जो चीजें बनी थी ये बड़ा ये स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन था, जो डॉक्यूमेंटेशन लॉजिकल भी था, जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे जूरिस्प्रूडेंस से मिलता भी है और हमारा जूरिस्प्रूडेंस की बेसिस में 1.5 साल से चल भी रहा था। तो मेनली उसका नाम बदल देने से, उसका एक प्रकार से इंडियन करण कर देने से मेरे को नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई लॉ में कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई ट्रायल में फर्क पड़ने वाला है, या डिस्पोजल ऑफ केसेस में फर्क पड़ने वाला है। ये जो जितने टेक्स्ट थे ये सब इंग्लिश में थे क्योंकि 150 साल से लॉर्ड मकौले ने जो ड्राफ्ट किया था, जो पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया, खाली इंडिया नहीं इसको फॉलो करता है। जितनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज होंगी, अगर आप देखोगे 90% कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ये लॉ फॉलो हो रहा है। तो अगर इतने सारी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं तो कोई, आई डोंट थिंक कोई गलत चीज होगी इसलिए फॉलो कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम मुझे ये दिखती है कि बीजेपी वांट्स टू गिव अ पर्सपेक्टिव ऑफ चेंज हर जगह। आप अगर सेडिशन के लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स लाना चाहते थे, संशोधन लाना चाहते थे, तो वो आप एग्जिस्टिंग लॉ में भी ला सकते थे। उसके लिए आपको 300, 350, 400 सेक्शंस का एक एक्ट को रिपील करने की क्या जरूरत है, नया एक्ट बनाने की क्या जरूरत है। आपको मुश्किल से 2 सेक्शंस 3 सेक्शंस से चेंज करने थे। 153A आप चेंज करते, 1-2 और सेक्शन चेंज कर देते। आप अगर चाहते थे कि सेडिशंस को रीडिफाइन करना चाहिए, वैसे तो सेडिशन रीडिफाइन हो चुका था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में, आज नहीं 60 के और 70 के दशक से रीडिफाइन हो चुका था। मगर इट इज जब पुलिस एंड एग्जीक्यूटिव उसका इंप्लीमेंटेशन करती थी तो उसको मिसयूज करती थी। आपको याद होगा ट्विटर में लोगों को सेडिशन में अरेस्ट किया गया फॉर ट्वीट्स। आपको याद होगा इनॉक्यूअस बातों के लिए लोगों पे सेडिशन के केसेस लगाए गए टिल सुप्रीम कोर्ट की मेहविली। तो पहले तुम उस लॉ को मिसयूज करो, उस लॉ को बदनाम करो, और फिर को हमने उस लॉ को बदलने की बात कर रहे हैं। तो मैं इस अप्रोच से बिल्कुल एग्री नहीं कर सकता। तो बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे जिनकी बात हो रही है अगर जो बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है और वो वापस संसद में आकर कानून की शक्ल ले लेता है।